Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with part 2 of general exceptions starting from section 20. ठीक है, section 19 तक हमने part 1 of the video में we have already dealt with. Now let's start with section 20. It says act of a child under 7 years of age. Nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age. ठीक है, अब कोई भी बच्चा जो कि 7 साल की उम्र से नीचे है, वो अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है विच इज़ कॉजिंग समवन्स डेथ और एनीथिंग दैट इज़ हार्मफुल टू एनी पर्सन, तो वो जो है वो ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है, जो भी पर्सन जो कि 18 के नीचे है उसको एज एन ऑफेंडर, एज एन एक्यूज नहीं कंसिडर करते हैं इन अ केस. Section 21 says act of a child above 7 years but under 12 years of age of immature understanding. Nothing is an offence which is done by a child above 7 years of age and under 12 years of age who has not attained, above 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. ठीक है, तो कोई भी चाइल्ड जो कि 7 साल से ऊपर है, ठीक है, above 7 years of the age, बट जो कि 12 साल की उम्र से कम का है, ठीक है, अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिसकी समझ उसे अभी नहीं है, जिसकी मेच्योरिटी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस की समझ उसे अभी नहीं है, तो वो एक्ट जो है ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, देन वी हैव सेक्शन 22, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. Nothing is an offence which is done by a person who is at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or what he is doing of what is either wrong or contrary to law. तो कोई भी ऑफेंस जो कि एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड मतलब मेंटली चैलेंज्ड पर्सन या मेंटली फिट नहीं होते हैं जो लोग, उनको अनसाउंड माइंड का बोलता है. ठीक है, अब वो बाय रीज़न ऑफ एनी मेंटल इलनेस हो या फिर वो जेनेटिकली मेंटली इल हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर कोई भी पर्सन इज़ प्रूव्ड मेंटली इल और मेंटली नॉट स्टेबल, तो वो पर्सन अगर कोई भी एक्ट करता है विच एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, उसको उस एक्ट का नेचर, उस एक्ट से अराइज होने वाले कॉन्सिक्वेंसेज का पता नहीं चल रहा है, सो दैट पर्सन विल नॉट बी लायबल एंड ही विल नॉट बी अक्यूज और he will basically exempted from that offense. Section 23 is act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it by the reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. ठीक है, तो कोई भी ऐसे पर्सन का एक्ट जो कि इंटॉक्सिकेशन मतलब कि जब भी आपको कोई लीकर या तो फिर आपकी, जब आप नशे में हो, तो बेसिकली ड्रग्स, लीकर, कोई भी ऐसा अनलॉफुल सब्सटेंस जो कि आपको पिलाया गया है, यू हैव एडमिनिस्टर्ड इट, अगर आप उसके नशे के अंदर हो और आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है जो कि आपको उस समय नहीं पता कि मैंने अनलॉफुल एक्ट किया, जो कि आपको नहीं पता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे लॉ के अंडर आई कैन बी पनिश. ठीक है, आपको ये नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, बिकॉज आप नशे में हो उस सब्सटेंस के. ठीक है, और सबसे मेन चीज़ इसमें है कि वो जो सब्सटेंस है वो आप विलिंगली नहीं एडमिनिस्टर किया है, आपने विलिंगली वो जो है नहीं कंज्यूम किया है. जो भी आप ले रहे हो, इट कुड बी लीकर और इट कुड बी एनी काइंड ऑफ ड्रग्स और एनीथिंग, वट एवर यू आर टेकिंग इन साइड योर बॉडी, ओके, वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, वो आपकी विल के अगेंस्ट आपको पिलाया गया है. अगर दैट इज़ द सर्कमस्टांसेस, अगर आपने विलिंगली लिया है तो यू विल बी हेल्ड लायबल. ठीक है, अगर आपके विल के अगेंस्ट आपको एडमिनिस्टर किया गया है वो किसी और पर्सन के थ्रू, ठीक है, देन यू विल एक्सेम्प्टेड अंडर सेक्शन 23. ठीक है, अगर इट इज़ अगेंस्ट योर विल और आप उस नशे में आके, उस नशे की हालत में आप कोई ऐसा ऑफेंस कर देते हो जिसका आपको नेचर नहीं पता, जिसका आपको ये नहीं पता कि मैंने गलत किया, सही किया है, ठीक है, या आपको ये नहीं पता कि मैंने वो लॉ के अंडर में उसके लिए पनिशेबल हेल्ड किया जा सकता हूँ. ठीक है, तो देन यू आर एक्सेम्प्टेड अंडर सेक्शन 23. Section 24. Offence requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In cases where an act is not an offence unless done with the particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt as if he had the same knowledge as he would have it have not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन ने इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया हो, ठीक है, जिस ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए
उसको एक पर्टिकुलर नॉलेज या उसका इंटेंशन बहुत असेंशियल है, ठीक है। अब अगर आपने आईपीसी में मर्डर सेक्शन पढ़ा है तो यू नो कि मर्डर में बहुत दो वेरी इंपॉर्टेंट असेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं मर्डर को प्रूफ करने के लिए कि इस इंसान ने दूसरे पर्सन का मर्डर कर दिया है एंड ही शॉल बी हेल्ड लायबल एंड ही शुड बी पनिश, ठीक है। क्या इंग्रेडिएंट्स है? पहला इंग्रेडिएंट होता है कि वो पर्सन के पास इंटेंशन होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली कि उसके पास ये मोटिव, ये गलत इंटेंशन था, इट वॉज अ बैलाफाइड इंटेंशन कि उसको सामने वाले का जो है ही वॉन्टेड टू मर्डर द पर्सन। दूसरा होना चाहिए मर्डर के लिए दैट उसके पास नॉलेज थी कि अगर वो कोई ऐसा एक्ट करेगा तो फिर वो सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे मर्डर का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, और उस ऑफेंस के लिए, मर्डर के ऑफेंस के लिए दो वेरी एसेंशियल पर्टिकुलर जो हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स, वो एक तो होता है इंटेंट, एक होता है नॉलेज। तो भले वो इंटॉक्सिकेटेड है बट in that case also the person who is intoxicated will be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have if he have not been intoxicated, ठीक है। तो उस केस में, जिस केस में ऐसा कोई एक्ट हुआ हो जिसके लिए हमको इंटेंशन और नॉलेज प्रूव करना ज़रूरी है, तो उस केस में हम लोग उस इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को उसी लेवल पे लायबल ठहराएंगे जिस लेवल पे ही वुड हैव acted if he would not have been intoxicated। मतलब कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर वो पर्सन होता, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता, अगर कोई नशे की हालत में नहीं होता, तो क्या वो सेम एक्ट करता, तो क्या वो सेम नॉलेज के साथ वो एक्ट करता इफ़ ही वुड नॉट हैव बीन इंटॉक्सिकेटेड। तो हम उसको उस बार पे, उस लेवल पे रख के ही लायबल ठहराएंगे, अनलेस, यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन ये है, क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आता है, तो एक्सेप्शन ये है कि अनलेस जो चीज़ ने उसको इंटॉक्सिकेट किया, जो चीज़ उसको उस नशे की हालत में लेके आई, वो चीज़ उसको उसकी विल और नॉलेज के अगेंस्ट एडमिनिस्टर करवाई गई थी, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा ग्रीवियस ऑफेंस कर देते हो जिस ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए आपका इंटेंट और नॉलेज उस समय जब आपने ऑफेंस किया वो प्रूफ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपका जो नॉलेज है वो हम एज अ नॉर्मल पर्सन के हिसाब से देखेंगे और ना कि ये कि आप इंटॉक्सिकेटेड थे। पहला तो ये बोल रहा है ये सेक्शन। दूसरा वो ये बोल रहा है कि अगर वो जो चीज़ आपको इंटॉक्सिकेट की है, जो भी ड्रग्स, इट कुड बी लीकर और एनीथिंग, ठीक है, जो सब्सटेंस कंज्यूम करने से आप इंटॉक्सिकेट हुए, आप नशे की हालत में आए हो, अगर वो सब्सटेंस आपको आपकी नॉलेज के बिना, ठीक है, आपकी जानकारी के बिना या आपकी इच्छा के बिना, अगेंस्ट योर विल, अगर आपको वो एडमिनिस्टर करवाया गया है तो आप लायबल नहीं हो अंडर सेक्शन 24। अगर विल के अंडर किया गया है, ठीक है, आपने खुद एडमिनिस्टर किया है और आप फिर जाके किसी का मर्डर कर देते हो, तो फिर आपको, भले आप नशे की हालत में हो फिर भी, बट आपको हम एज अ नॉर्मल पर्सन, जो कि नॉर्मल पर्सन के पास नॉलेज होती है कि अगर मैं इसके साथ इसको धक्का मार दूंगा यहाँ से तो फिर वो नीचे गिर जाएगा इतनी बड़ी बिल्डिंग से और वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल नॉलेज जो है, जो नॉर्मल पर्सन के पास भी होती है, अगर वो बंदा नशे में ना हो तो हम आपको उसी बंदे के नज़रिए से देखेंगे, उसी बंदे के लेवल पे देखेंगे, और ना कि हम ये देखेंगे कि आप नशे की हालत में थे, ठीक है। अनलेस आपका जो नशा है वो आपकी विल और आपकी नॉलेज के बिना आपको एडमिनिस्टर करवाया गया हो। दैट व्हाट सेक्शन 24 सेज, ठीक है। Okay, now section 25. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. ठीक है, let me explain it थ्रू दिस वे, क्योंकि 4-5 लाइन है एंड इट माइट बी कन्फ्यूजिंग। तो देखो, पहला एक पर्सन जो कि डूअर है, जो कि एक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर वो एक्ट उसकी नॉलेज और इंटेंशन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है, कि मतलब कि ना तो उसका इंटेंशन है डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, ना उसके पास ये जानकारी है कि ये एक्ट डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, वो अगर कोई ऐसा एक्ट कॉज कर रहा है जो कि जिस एक्ट के लिए एक 18 साल के पर्सन ने अपना कंसेंट दिया है, जिस एक्ट के लिए, ठीक है, कि वो जो एक्ट है वो अंडर कंसेंट किया जा रहा है बाय
द पर्सन हु इज गिविंग कंसेंट इज 18 ईयर्स ऑफ बर्थ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कंसेंट तभी जो है वैलिड होता है जब आप 18 साल के ऊपर हो, बिकॉज उससे पहले अगर आप लाइक इफ यू आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज यू कैन नॉट गिव अ वैलिड कंसेंट, ठीक है। तो अगर कोई डूअर आफ्टर ऑब्टेनिंग अ कंसेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट वो दे रहा है, एक्सप्रेस मतलब कि बाय वर्ड और बाय राइटिंग वो खुलेआम बोल रहा है कि आई एम गिविंग कंसेंट यू फॉर दिस एक्ट, इम्प्लाइड मतलब कि जब आप उनके एक्शंस के थ्रू उनका कंसेंट अज्यूम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ उन्होंने खुलेआम या फिर एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, बट यू आर जस्ट इम्प्लाइंग और यू आर गेटिंग एन इन्फ्रेंस कि वो कंसेंट कर रहे हैं इस एक्ट के लिए, ठीक है। अगर ये केस है, ठीक है, और उस एक्ट के बाद वो जो एक्ट है वो उस पर्सन को हार्म कॉज कर सकता है, ठीक है, वो इंटेंडेड है उस पर्सन को हार्म कॉज करने के लिए, ठीक है। द इंटेंशन कैसे, बिकॉज एक बार कंसेंट मिल गया तो उसके बाद आप इंटेंशन के साथ करोगे ना वो एक्ट, आपको उस एक्ट के लिए एक बार कंसेंट मिल गया, 18 साल के वैलिड कंसेंट मिल गया 18 साल के बंदे के अगेंस्ट, ठीक है, तो फिर आपका इंटेंशन आ जाता है, क्योंकि अब आप वो जो है एक्ट अपने पूरे मोटिव के साथ करो, राइट। तो अगर वो एक्ट जो आपने अंडर कंसेंट किया है, ठीक है, वो एक्ट उस पर्सन का जिसने कंसेंट दिया उसका हार्म कॉज कर दे, ठीक है, उस पर्सन को हार्म कॉज करे या फिर लाइकली टू हार्म कॉज करे या फिर वो इंटेंशन के अंडर किया है टू कॉज हार्म, इट विल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 25। इस ऑफेंस की एक्सेप्शन है सेक्शन 25 में, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन आपको कंसेंट दे रहा है टू डू एन एक्ट अगेंस्ट हिम, ठीक है, भले वो एक्ट जो है उसको हार्म कॉज करे या आपका इंटेंशन हो उसको हार्म कॉज करने का, ठीक है, आपका इंटेंशन डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का नहीं है, आपका इंटेंशन हार्म कॉज करने का है, और वो इंटेंशन भी आपका तब आया जब उसने आपको कंसेंट दे दिया, ठीक है। तो अगर दैट इज द केस तो यू विल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम दैट ऑफेंस अंडर सेक्शन 25, ठीक है। एक इलिस्ट्रेशन है हमारे पास सेक्शन 25 की, इट सेज A and Z agrees to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each other to suffer any harm which in course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurt Z, A commits no offense, ठीक है। A and Z fencing is a game, ठीक है, जिसमें कि they use like एक काइंड ऑफ स्वॉट टाइप की यूज़ होती है, ठीक है, तलवार टाइप की यूज़ होती है फेंसिंग में, एंड इट्स काइंड ऑफ रिस्की होता है, ऑब्वियसली हर स्पोर्ट रिस्की होता है, बट फेंसिंग में बिकॉज यू हैव अ प्रॉपर वेपन, ठीक है। तो अगर दो पर्सन A एंड Z साथ में फेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, इन एन अग्रीमेंट इन द सेंस कि दोनों फेंसिंग कर रहे हैं, तो दोनों उस चीज़ का रिस्क जो भी इस फेंसिंग के गेम के आउट ऑफ अराइज होगा, दे आर कंसेंटिंग टू दैट रिस्क, ठीक है। तो अगर आफ्टर दैट गेम या ड्यूरिंग दैट गेम अगर कोई भी पर्सन हर्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने फेयरली प्ले करते हुए जेड को हर्ट कर दिया, तो ए ने अपनी साइड से कोई भी ऑफेंस या फिर कोई भी रॉन्ग एक्ट नहीं किया, ठीक है। ए विल बी एक्सेम्प्टेड अंडर सेक्शन 25, दैट व्हाट इट सेज। नाउ वी हैव सेक्शन 26। Section 26, act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit, ठीक है। इसमें भी क्या है, nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or by intended by the doer to cause or known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith, who has given us consent whether expressed or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm, ठीक है। सेक्शन 26 में कौन लोग एक्सेप्टेड हैं, जो कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं, ठीक है, जो जिस एक्ट करने के लिए उनका इंटेंशन नहीं है सामने वाले की डेथ कॉज करने का, ठीक है, उनका इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं है, बट उन्हें ये पता है कि इस एक्ट से सामने वाले का हार्म हो सकता है, सामने वाले को तकलीफ हो सकती है, ठीक है, उनको इस बात की नॉलेज है, उनको इस बात का इंटेंशन है कि सामने वाले का हार्म हो सकता है, सो दे इंटेंड टू कॉज हार्म टू दैट पर्सन, ठीक है। इंटेंशन उनका डेथ कॉज करने का नहीं है, बट इंटेंशन उनका ऐसा हार्म कॉज करने का है, बट क्योंकि वो हार्म के अगेंस्ट में उनका भला हो रहा है, ठीक है, उनको हार्म हो सकता है उस एक्ट के थ्रू, बट उसके साथ साथ उनका भला हो रहा है, उनका बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और वो चीज़ गुड फेथ में कर रहे हैं। गुड फेथ मतलब कि उनका इंटेंशन बैड नहीं है, उनका मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, दे हैव अ बोनाफाइड इंटेंशन, ठीक है, दे आर डूइंग दैट एक्ट इन गुड फेथ और अंडर द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म और टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। तब वो जो एक्ट जो कि उनको हार्म कॉज कर रहा है वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जस्ट बिकॉज उनको हार्म हुई है, ठीक है।
जस्ट बिकॉज उनको हार्म कॉज हो गई, ठीक है, दैट वुड वॉन्ट बी अ ऑफेंस अंडर दैट सिचुएशन कि मुझे ग्रीवियस हर्ट हो गया है, ठीक है, तो इस पर्सन ने मेरे साथ रॉन्ग किया है, बट नहीं होगा रॉन्ग बिकॉज वो पर्सन का इंटेंशन नहीं था आपका रॉन्ग करने का, ठीक है, मतलब आपका उसको इंटेंशन नहीं था आपका डेथ कॉज करने का, या इंटेंशन नहीं था आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का, उसका इंटेंशन सिर्फ आपका भला करना था, जिस भले करने के चक्कर में उसने जो एक्ट किया उससे आपको थोड़ा बहुत हार्म कॉज हो गया, ठीक है, भला करने के चक्कर में, और ही वॉज डूइंग योर भला इन गुड फेथ, ठीक है, वो मतलब जो अच्छा काम कर रहा था आपके लिए वो गुड फेथ में कर रहा था, उसका मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था, और साथ साथ आपने कंसेंट भी दिया था, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें बहुत एसेंशियल होती है कि जो आप एक्ट है वो आप बेनिफिट के लिए कर रहे हो, वो आप गुड फेथ में कर रहे हो फॉर दैट पर्सन, और यू आर डूइंग दैट अंडर द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, of the person suffering from that harm, ठीक है। अगर ये सर्कमस्टांसेस है और आपने कोई ऐसा एक्ट किया है विच मे कॉज हार्म, विच इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, ठीक है, विदाउट द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, then you are exempted under section 26, ठीक है। अब इसका illustration is kind of important illustration because it is related to a lot of time डॉक्टर और सर्जन के जो भी केसेस होते हैं, तो illustration में दिया हुआ है कि A who is a surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of the Z who suffers under painful complaint but not intending to cause Z's death and in good faith for Z's benefit perform that operation on Z with Z's consent, A has committed no offense, ठीक है। अगर A कोई डॉक्टर या कोई ऐसा सर्जन है जो कि एक पेशेंट के ऊपर ऐसा कोई ऑपरेशन कर रहा है जिससे उसको पता है कि उस पेशेंट की 50% चांस है कि डेथ हो सकती है, 50-60% चांस है कि डेथ हो सकती है, पर फिर भी वो डॉक्टर बिकॉज वो पेन में है, उसके बेनिफिट के लिए कि उसका वो पेन दूर कर दिया जाए, ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल हिज कंप्लेंट्स, ठीक है, उसके बेनिफिट में गुड फेथ में आकर उसका ऑपरेशन करता है। अगर उस ऑपरेशन से अगर जेड को कोई हार्म हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है ए उसके लिए लायबल नहीं होगा, ए विल नॉट बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस और फॉर दैट एक्ट, वो कोई ऑफेंस कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर वो गुड फेथ में कर रहा है, अंडर द कंसेंट कर रहा है और फॉर द बेनिफिशियल रिजल्ट फॉर जेड कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 27 है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years of age of unsound mind by or consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may likely to cause or be intended by the doer to be caused or be known by the doer to be likely to cause the person, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो आपको पता है कि सामने वाले को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, बट इस बार सामने वाला एक 12 साल के नीचे का बच्चा है या फिर एक ऐसा पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो अगर ऐसा केस है तो आप कंसेंट कैसे लोगे, बिकॉज इन केसेस में कंसेंट नहीं लिया जा सकता, बट उनका कंसेंट जो कि उनके गार्जियन है या उनका कंसेंट जो कि उनका लॉफुली चार्ज में है अभी, ठीक है, अगर आप उनसे कंसेंट लेते हो, किसके लिए कंसेंट ले रहे हो कि मैं इस पर्सन के बेसिकली बेनिफिट के लिए इन गुड फेथ एक ऐसा एक्ट करने जा रहा हूँ जो कि इनको हार्म कॉज कर सकता है, बट आई एम डूइंग इट अंडर योर कंसेंट, अगर आप मुझे कंसेंट दोगे तभी मैं ये करूँगा एक्ट, ठीक है, विदाउट योर कंसेंट आई वोंट, ठीक है, कंसेंट के अंदर अगर कर रहे हो फॉर द बेनिफिट कर रहे हो, फॉर द गुड फेथ कर रहे हो ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 years of age और अंडर अनसाउंड माइंड, किसके कंसेंट के साथ कर रहे हो, उनके नहीं, उनके गार्जियन के या उनके लॉफुली ऑथराइज्ड पर्सन के जिनके बिहाफ में वो कंसेंट दे सकता है, ठीक है, जो उनके बिहाफ में कंसेंट दे सकता है, अगर आप उनके कंसेंट के अंदर कर रहे हो तो आपका एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सम एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन इज द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप किसी भी चाइल्ड या ऐसे पर्सन अनसाउंड माइंड पर्सन की डेथ, इंटेंशनल डेथ या फिर अटेम्प्ट टू कॉज डेथ के लिए अगर कोई ऐसा एक्ट करते हो तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ठीक है।
क्योंकि तुम उस सामने वाले को मारने की कोशिश कर रहे हो, तो कैसे एक्सेप्शन होगा वो, ठीक है। डूइंग ऑफ एनीथिंग which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than preventing of death or grievous hurt or the curing of a grievous disease or infirmity, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई भी एक्ट कर रहे हो जो आपको पता है कि किसी पर्सन की, उस बच्चे की, अनसाउंड माइंड के पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है, बट इसमें एक्सेप्शन ये है इसके अंदर कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि डेथ कॉज कर सकता है तो आप 27 के अंडर एक्सेप्टेड नहीं हो। पर अगर वो आप ऐसा एक्ट इसलिए कर रहे हो ताकि आप उसकी जान बचा सको, या आप उससे कोई भी डिजीज़ जो उसको हुआ या इलनेस जो हुई है वो आप उसको हटा सको, ठीक है, अगर आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो। जैसे कि कभी कभार ऑपरेशंस में हो जाता है ना कि पता नहीं चलता डॉक्टर्स को कि ऑपरेशन कितना सीरियस है। जब वो करना चालू करते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो इस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर यू आर डूइंग एनी एक्ट जो कि उसकी डेथ कॉज कर सकता है, ठीक है, पर आप वो एक्ट जो है उसको ठीक करने के लिए कर रहे हो या उसको ग्रीवियस हर्ट या डेथ से बचाने के लिए कर रहे हो, तो वो चीज़ जो है वो एक्सेप्टेड है। बट अगर आप इसके अंडर नहीं कर रहे हो और आप उस पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए भी ऐसा कोई एक्ट करते हो तो दैट इज़ not exempted under section 27, ठीक है। C, voluntary causing of grievous hurt or attempting to cause grievous hurt unless it is for purpose of preventing death or grievous hurt, ठीक है, or curing of any grievous disease or infirmity, that is similar to B। अगर आप किसी को भी you are attempting to cause grievous hurt तो वो section 27 के अंडर exception में नहीं आएगा, ठीक है। अगर unless you are doing it for the purpose of preventing that person from suffering of death or grievous hurt or for curing any grievous hurt or infirmity, ठीक है। जब आप किसी की grievous hurt के लिए ऐसा कोई एक्ट करते हो जो कि आपको पता है कि अगर मैंने ये किया तो उसकी जो बीमारी है, उसकी जो इलनेस है वो क्योर हो जाएगी और दूसरा उसको आगे जो है तकलीफ नहीं होगी, अगर आप उस लिए कर रहे हो तो एक्सेप्शन के अंडर आते हो। बट अगर आप वॉलेंटरी कर रहे हो किसी के साथ ग्रीवियस हर्ट तो आप एक्सेप्शन के अंडर नहीं आओगे। डी बोलता है कि अमेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ कमिटिंग विच ऑफेंस वुड नॉट एक्सटेंड, ठीक है, कि इफ़ यू आर अबेटिंग फॉर एन ऑफेंस, अगर आप किसी भी ऑफेंस की अबेटमेंट कर रहे हो, अबेटमेंट इन द सेंस कि आप किसी ऑफेंस को करने में उनकी मदद कर रहे हो, तो यू विल वोंट कम अंडर द एक्सेप्शन, ठीक है। नाउ सेक्शन 28, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। A consent is not a consent as it is intended by any section of the Samhita if the consent is given by a person under fear of injury, under misconception of fact, if person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given as a consequence of such fear of misconception। 28 बोल रहा है कि अभी हम इतना जो 26, 27 और 25 में कंसेंट की बात कर रहे हैं वो कौन सा कंसेंट कंसिडर किया जाएगा और कौन सा कंसेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। कि अगर कोई भी पर्सन अंडर फियर मतलब डर में आके या मिसकंसेप्शन की मतलब अगर गलती या फिर वो किसी भी एक तरीके के मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आके अगर वो कोई ऐसा कंसेंट देता है जो उसको नहीं पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, तो वो कंसेंट जो है वो कंसेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। दैट वोंट बी अ वैलिड कंसेंट, भले वो 18 साल के ऊपर का पर्सन दे, ठीक है, बट अगर वो पर्सन फियर में आके दे रहा है या फिर मिसकंसेप्शन में आके दे रहा है तो वो कंसेंट विल नॉट बी वैलिड। सेकेंड, consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nation consequence। सेकेंड की अगर कोई भी पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है या इंटॉक्सिकेटेड है अगर अपना कंसेंट दे रहा है दैट वोंट बी कंसिडर a valid consent। Third, unless contrary appears from the context if the consent is given by a person who is under 12 years of age। अगर कोई भी पर्सन जो कि 12 साल से अगर कोई बच्चा जो कि 12 साल के नीचे है, ठीक है, उसकी एज अभी, तो उसका कंसेंट भी वैलिड कंसेंट नहीं होगा। 29, exclusion of acts which are offences independently of harm caused। Exceptions in section 25, 26, 27 do not extend to acts which are offences independently of any harm which may they cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given, ठीक है। देखो अभी हम सेक्शन 25, 26, 27 में कंसेंट की बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे थे कंसेंट को, कि अगर कोई भी पर्सन आपको कंसेंट दे दे कि हाँ तुम मैं इस एक्ट का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरे अगेंस्ट ही एक्ट कर लो, ठीक है, तो फिर वो एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होता है, ठीक है। अभी वी जस्ट डिस्कस्ड इट इन 25, 26, 27। 29 में क्या बोल रहा है कि ऐसे एक्ट जो कि इंडिपेंडेंटली हार्मफुल होंगे सामने वाले बंदे के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली हार्मफुल होंगे मतलब कि अगर कोई बंदा सुसाइड करना चाहता है, ठीक है, और उसने कंसेंट दिया है कि तू मेरे को यहाँ से धक्का मार दे, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड,
ठीक है। आप उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हो अपने माइंड में तो कि यार मतलब ही विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड टेंशंस, तो इसको धक्का मार देते हैं हम लोग, ठीक है। आप गुडविल में, गुड फेथ में आके कर रहे हो, ठीक है, बट वो जो एक्ट है वो खुद इंडिपेंडेंटली इतना हार्मफुल है उस पर्सन के लिए कि अगर वो मर गया तो खत्म है ना, ही इज डेड, ही विल फेस डेथ, ठीक है, सुसाइड में। तो आप फिर भी उसके कंसेंट में आके आप उसको धक्का मार देते हो। तो ये एक्ट जो है वो 25, 26, 27 के एक्सेप्शन में नहीं आने वाला है, ठीक है, बिकॉज वो एक्ट इंडिपेंडेंटली अपने से ही खुद बहुत ज़्यादा हार्मफुल है सामने वाले पर्सन के लिए, ठीक है। भले आप उसके भले के लिए कर रहे हो, भले यू नो कि उस पर्सन ने कंसेंट दिया है, तब मैं ये उसका उसको धक्का मार रहा हूँ कि उसने मुझे सामने से बोला धक्का मारने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ, नहीं, इट वॉन्ट बी एन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 25, 26 एंड 27। एक और इलस्ट्रेशन में एग्जाम्पल दी है, दैट इज कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है। मिसकैरेज मतलब कि टू किल द fetus, right, to cause the fetus to be like, मतलब बेसिकली मिसकैरेज मतलब कि किसी भी फीटस को किल कर देना while the fetus is like not born, अनबॉर्न चाइल्ड को किल कर देना, ठीक है, दैट इज मिसकैरेज। सो अनलेस कॉजिंग इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ अ वुमेन, अनलेस मिसकैरेज आप किसी वुमेन, किसी औरत की जान बचाने के लिए कर रहे हो, अगर उस ऑफेंस के लिए वुमेन या उसके रिलेटिव्स या उसका गार्जियन आपको कंसेंट भी देते हैं कि मैं आपको मिसकैरेज कॉज करने के लिए कंसेंट देता हूँ, ठीक है, तो भी, और आप वो एक्ट करते हो तो भी अंडर दैट कंसेंट भी वो एक्ट जो है इट विल स्टिल बी एन ऑफेंस, और वो एक्ट आपका एक्सेप्शन के अंडर नहीं आएगा, बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली वो एक्ट बहुत हार्मफुल है फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड, फॉर द फीटस, ठीक है। वो खुद एक्ट अपने में ही बहुत हार्मफुल है, बहुत डेडली है, तो आप उसके लिए एक्सेप्शन नहीं सीख कर सकते, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो एक्सेप्शंस में आना चाहिए, ठीक है। नाउ टू एग्जाम्पल्स है, आई होप इट्स क्लियर कि कौन से एक्ट्स 29 के अंडर एक्सक्लूडेड हैं सेक्शन 25, 26 और 27 से, ठीक है। नाउ सेक्शन 30, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। Nothing is an offense by reason of any harm which is made cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it's impossible for that person to signify consent, or if the person is incapable of giving consent, has no guardian, other person in lawful in charge of him, from whom it is possible to obtain the consent in time for thing to be done with the benefit, ठीक है, which it may cause to a person whose benefit is done। तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किसी पर्सन की लाइफ को डेंजर में ला सकता है या उसकी लाइफ को हार्म कर सकता है, अगर वो उसकी बेनिफिट के लिए किया गया हो या गुड फेथ में किया गया हो, ठीक है, विद गुड इंटेंशन बट विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, इस केस में 30 में ना पर्सन कंसेंट दिया है ना उसका गार्जियन कंसेंट दिया है, वो ऐसे स्टेट में ही नहीं है, वो पर्सन ऐसे स्टेट में ही नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, ठीक है, और तब आप कुछ ऐसा एक्ट कर देते हो उसके बेनिफिट के लिए, उसके गुड फेथ के लिए, गुड इंटेंशन के अंडर, तब आपका वो एक्ट अगर वो उसको हार्म भी कॉज कर रहा है किसी वे में, तब वो आपका जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है, भले वो उसके कंसेंट के बिना किया गया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल जैसे कभी कभार होता है कि इमरजेंसी केसेस में जब डॉक्टर्स के पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसका वो पेशेंट जब एक्सीडेंट हो जाता है तो पेशेंट की कभी कभार ऐसा होता है कि लिम्स जो हैं पैर या हाथ हो गए वो इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि डॉक्टर को वो जो है वो बॉडी से अलग करने पड़ते हैं, वो लिम्स या फिर हाथ या पैर जो भी, ठीक है, वो लिम्स उनको अलग करने पड़ते हैं बिकॉज वो एक्सीडेंट की वजह से इतने डैमेज या इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो उस समय में वो जो पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कंसेंट देने के लिए नहीं होता है, राइट, वो होश में नहीं रहता कंसेंट देने के लिए। दूसरा, उसके आसपास के गार्जियन या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है अगर जो उसके बिहाफ में कंसेंट दे सके, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे गुड फेथ में आके कि उस पर्सन का बेनिफिट हो उसके लिम्स को या उसके बेसिकली पार्ट को जो है वो हटा देंगे उसकी बॉडी से, क्योंकि वो उसके लिए बेनिफिशियल है, भले उसका हार्म हो उसमें। अब हार्म क्या है कि उसके पैर हाथ पैर ही नहीं रहेगा, राइट, उसका हार्म हो सकता है, हार्म तो है ही डेफिनेटली कि बंदे के पास लिम्स ही नहीं है अब, ठीक है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। तो भले वो कॉज करे, बट अगर डॉक्टर गुड फेथ में आके ये उसके लिए कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं क्योंकि वो पर्सन कंसेंट देने के लिए स्टेट में रहता ही नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए। तो अगर ऐसा कोई केस है तो भले डॉक्टर गुड फेथ में आके उसका हाथ पैर काट देता है, हटाता है, ठीक है, डी अटैच कर देता है बॉडी से, तो वो जो एक्ट है डॉक्टर का वो ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे हमारे इस एक्सेप्शन के अंडर कुछ एक्सेप्शंस नहीं इंक्लूड होते हैं, जैसे कि
अगर आप किसी पर्सन की इंटेंशनल डेथ या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो उसकी डेथ कॉज करने का, ठीक है, उसके कंसेंट के बिना। दूसरा, यू आर डूइंग एनी एक्ट विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। ये मतलब सामने वाले की वही एक्सेप्शन है जो भी हमने पिछले ये वाले सेक्शंस में पढ़े हैं, सेक्शन 28 में, ठीक है। तो अगर आप किसी डेथ कॉज कर रहे हो, सेकंड, यू आर लाइकली यू नो कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि उसकी सामने वाले की डेथ कॉज कर देगा, तो वो एक्सेप्शन के अंदर नहीं आएगा अनलेस आप वो एक्ट उसका इलनेस दूर करने के लिए या फिर उसको और तकलीफ से बचाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। वही मैंने जैसे बताया ना आपको, जो उसकी इन्फॉर्मिटी है, उसको कोई डिजीज़ है, अगर आप वो एक्ट जो है अगर उसकी जान भी ले सकता है तो इट्स फाइन, बट अगर आप वो एक्ट उसकी इलनेस दूर करने के लिए कर रहे हो तब इट इज़ एक्सेप्शन, अदरवाइज इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, ठीक है। सी बोल रहा है कि वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट, अगर आप किसी को वॉलंटरी हर्ट पहुंचा रहे हो और यू आर अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट, ठीक है, तो भी वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा अनलेस यू आर डूइंग इट फॉर प्रिवेंटिंग डेथ और हर्ट, ठीक है। देन वी हैव अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ सच ऑफेंस। अगर आप किसी भी ऐसा ऑफेंस कर रहे हो, किसी यू आर अबेटिंग एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी ऑफेंस जो कि उसको डेथ या हर्ट कॉज कर सके, दैट ऑल्सो विल नॉट कम अंडर द एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 30, ओके। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।